हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं प्रसार शिक्षा की। प्रसार शिक्षा में कल की क्लास में हमने प्रसार शिक्षण के बारे में बात किया था। साथ ही साथ हमने सीखने की प्रतिधारण क्षमता को देखा था। इसी के साथ में हमने अभिप्रेरणा को समझा था। आपने लास्ट में देखा था जो हमारा तीसरा पॉइंट था, वो था प्रसार शिक्षण के चरण। चरणों में हमने 8 चरण देखे थे। हमने कहा था कि इसको आप क्रम से ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी देखा था, जिसमें आपका सबसे पहले आ रहा था ए यानी कि अटेंशन, आई इंटरेस्ट, डी डिज़ायर, सी कन्विक्शन, के नॉलेज, ए एक्शन, एस सेटिस्फैक्शन और लास्ट में आपका था ई, जो कि आपका था इवैल्यूएशन। आपने इसके सभी चरणों को एक-एक करके समझा था कि किस तरह से एक व्यक्ति का सबसे पहले ध्यान आकर्षण होता है, उसके बाद उसके अंदर अभिरुचि आती है, फिर उसके अंदर आकांक्षा आती है, आकांक्षा के बाद उसके अंदर विश्वास जन्म लेता है, विश्वास जब उसके अंदर घर कर लेती है, तो व्यक्ति जानकारी लेने की कोशिश करता है। जब उसे संबंधित जानकारी मिल जाती है, तब वो कोई एक्शन करता है। जब वो एक्शन करता है, कोई क्रिया करता है, उसके बाद उसको संतुष्टि मिलती है, फिर जाकर वो मूल्यांकन करता है। यही प्रक्रिया हमने कल समझी थी। अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षण पद्धतियाँ। यानी कि जो प्रसार शिक्षा की पद्धतियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं? हमने इनका वर्गीकरण कैसे किया है? आज की क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैं रोज़ ना बताऊँ आपको तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक्सटेंशन एजुकेशन का एक-एक चैप्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपके अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस आपका नहीं है। ये लिमिटेड है, यहाँ से क्वेश्चन भी लिमिटेड बनते हैं। कुछ आपको नया इस बार मिल रहा होगा तो उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पिछली बार से इस बार हम बेहतर ही सीखेंगे, ठीक? तो आज के हमारे सीखने और सिखाने की क्रिया में बात करेंगे हम प्रसार शिक्षण पद्धतियों के बारे में। यानी कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स कौन-कौन से हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम थोड़ा-सा समझें कि ये जो प्रसार शिक्षण पद्धति है, प्रसार शिक्षण जो पद्धति है एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा शिक्षक अपनी बातों को शिक्षार्थियों तक पहुँचाता है। यानी कि जो प्रसार कार्य करता है, वो अपनी बातों को ग्रामीण जनता तक पहुँचाने का कार्य करता है, शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से। इसके निमित्त एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें बात या संदेश का प्रसारण हो सके, विभिन्न रीतियों से लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके, उनका ध्यान आकर्षित करके, लोगों में अभिरुचि उत्पन्न करके, लोगों के अंदर आकांक्षा जगाई जाती है कि वे नई बातों को सीखने के लिए प्रोत्साहित हों। ये हमारे प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। वो ऐसे शिक्षण सामग्रियों का, ऐसे शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करें ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएँ, लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। जो हमारा प्रसार कार्य करता है, वो लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर पाए, लोगों की रुचि जगा पाए, उनमें आकांक्षा जगा पाए, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसी पद्धतियाँ हमारे प्रसार शिक्षक के पास होनी चाहिए। प्रसार शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग काम करके सीखते हैं। इसमें लोग काम करके सीखते हैं, देखकर विश्वास करते हैं। उनको देखकर सीख नहीं सकते हैं।
जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, अगर वो कोई चीज़ व्यक्ति को दिखा रहा है, जैसे अगर कोई गृहिणी है, अगर उसको जो प्रसार कार्यकर्ता है या प्रसार कार्यकर्त्री है, वो ले जाकर अचार दिखा रहा है कि हमने इसको इस तरह से संरक्षित किया है, या कोई सॉस वगैरह बनाकर उसको दिखा रहा है, तो जो हमारे ग्रामीण जनता है, ग्राम की महिलाएँ हैं, वो सीख थोड़ी ना लेंगी। हाँ, उनको विश्वास ज़रूर हो जाएगा कि ये चीज़ इन्होंने बनाई है, सुरक्षित है, ठीक है। वो सीखेंगे कब? जब वो उस चीज़ को बनाएँगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि इसमें लोग काम करके सीखते हैं, और यह शिक्षण पद्धति का अर्थ है लोग तक नई बातों की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे उन जानकारियों को अपनाएं और लाभान्वित हों। मतलब कि ये शिक्षण पद्धति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो नई बातें हैं, नई जानकारी हैं, उनको लोगों तक पहुँचाया जाए। लोगों को प्रेरित भी किया जाए कि जो जानकारियाँ, जो सूचनाएँ उनको दी जा रही हैं उसको वो अपना लें, उससे वे लाभान्वित हों। प्रसार शिक्षण पद्धति के अंतर्गत वास्तव में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें सीखना प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। मतलब आपको ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे व्यक्ति अपने आप सीखने को इच्छुक हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम यहाँ पर छोटे बच्चों का उदाहरण लेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको कहिए कि चलो बेटा पढ़ो, तो वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन आप उसको ऐसे खिलौने के माध्यम से, जैसे कुछ पज़ल हो गए, आप उनको ले आइए, खेल के माध्यम से बच्चों को खेलने के लिए आप गाना गा-गा कर गिनती उसको समझाइए, बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा। तो जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं, उनको अपने शिक्षण विधि में कुछ इस तरह के जो पद्धतियाँ हैं, उनको शामिल करना चाहिए, जिससे लोग खुद सीखने के लिए प्रोत्साहित हों। उनको सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिले और प्रभावकारी शिक्षण का आयोजन प्रसार कार्यकर्ता कर पाता है। ठीक, ये इतना आपने समझा कि ये जो प्रसार शिक्षण पद्धति है वो क्या है। अब अगर हम एक हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ये बताया, जिनका नाम है डॉक्टर एन्स मिंजर। इनका जो ये परिभाषा है, ये भी बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है और आपसे पूछा जाता है, बड़ी अच्छी ही परिभाषा है। एक तो होती है ना कि हमें परिभाषा याद करनी है, लेकिन इन्होंने जो परिभाषा दिया है, आप कह सकते हैं उदाहरण ही दिया है। तो इनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है और बहुत आसान भी है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक? इन्होंने क्या परिभाषा दिया? जो डॉक्टर एन्स मिंजर हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दिया? इन्होंने बताया कि प्रसार को मशीन, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े आदि की तरह मानते हैं। ये जो आपके एन्स मिंजर महोदय हैं, ये प्रसार को मशीन, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा इन सब की तरह मानते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व है जो एक मैकेनिक के जीवन में हथौड़ा, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर का होता है। इन्होंने बड़ी सिंपल सी और बहुत ही अच्छी बात कही। एक जो मैकेनिक होता है, वो मैकेनिक है, लेकिन अगर उसके पास ये औज़ार नहीं है, मतलब उसके पास एक मशीन नहीं है, रिंच नहीं है, स्क्रू ड्राइवर नहीं है, हथौड़ा नहीं है, प्लायर, ये सब उसके जो हैं, ये एक उसके औज़ार होते हैं। अगर ये उसके पास नहीं है, तो वो किस तरह से अपने कार्य को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, उनके जीवन में भी प्रसार शिक्षण का वही महत्व होता है। उसी तरह से जिस तरह से एक मैकेनिक बिना अपने औज़ारों के बेकार होता है, कार्य नहीं कर सकता है, उसी तरह से जो ये हमारे प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, बिना शिक्षण पद्धतियों के, इनका भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि प्रसार शिक्षण में ये जो हमारे पद्धतियाँ हैं, ये हमारे लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक? तो जो एक कुशल मिस्त्री होगा या जो एक
कुशल मिस्त्री होता है, मैकेनिक होता है, उसके पास ये यंत्र, उपकरण या फिर जो साधन निश्चित रूप से रहते हैं और जब वो उसे कोई काम दिया जाता है, तो वो जानता है कि उस समय कार्य को निष्पादित करने में उसे कौन-कौन या कौन-कौन से उपकरणों का उपयोग करना है। कारीगर की कुशलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि अपेक्षित उपकरण या फिर साधन की कार्यप्रणाली से संबंधित कितनी पैठ उसमें है, उसको सही से उपयोग करने की क्षमता है या नहीं है। प्रसार कार्यकर्ता को भी उसी तरह से जो पद्धतियाँ हैं, उनसे भली-भाँति परिचित होना चाहिए। साथ ही साथ उसे ये भी पता होना चाहिए जो आपका प्रसार कार्यकर्ता होता है, उसे ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सी पद्धति का प्रयोग हमें कब करना है। जैसे जैसे अगर एक अनपढ़ जनता है, अनपढ़ लोग हैं, तो उनके लिए आप लीफ़लेट, पैम्फ़लेट लेकर जाएँगे तो क्या उपयोगी है ये? आप उनके लिए क्या लेकर जाएँगे? आप उनके लिए कोई नुक्कड़ नाटक लेकर जाएँगे या आप उनको टेलीविज़न के माध्यम से कुछ दिखाएँगे। तो इस तरह से वो चीज़ों को समझ पाएँगे। तो ये प्रसार कार्यकर्ता की ज़िम्मेदारी होती है, उसकी समझ निर्भर करता है कि वो लोगों को सिखाने के लिए कब और किस पद्धति का प्रयोग कर रहा है, उसे कब और कहाँ पर कैसी पद्धति का उपयोग करना है। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रसारकर्ता को अपने विवेक से उसको निर्णय लेना चाहिए कि किस पद्धति का वो प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रसार कार्यकर्ता गया, टीवी के माध्यम से उसने सोचा कि हम लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन अब उस गाँव में लाइट ही नहीं है, तो क्या किसी मतलब का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो जब प्रसार कार्यकर्ता जाता है शिक्षा देने के लिए, प्रसार शिक्षण के लिए, तो उसे पता होनी चाहिए कि वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है। गाँव में वो जहाँ पर प्रसार शिक्षण के लिए जा रहा है, वहाँ पर किस प्रकार की सुविधा है उसके लिए। इन सारे बातों को उसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रसार शिक्षण में विद्यार्थी के रूप में परिपक्व पुरुष, महिला, युवा, बच्चे प्रसार कार्यकर्ता से मिलते हैं। वयस्क समुदाय अपने पूर्वाग्रहों से भी प्रभावित रहता है। प्रसार कार्यकर्ता का ऐसा वातावरण उसको तैयार करना चाहिए, उसको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे लोग उसकी बातों को सुनें, समझें, अनुसरण करें। बात ऐसी परिस्थिति में सही प्रसार शिक्षण पद्धति का चयन और चुनाव करना चाहिए। अगर प्रसार शिक्षण पद्धति आपकी गलत हो गई, तो कार्यक्रम आपका निश्चित रूप से विफल होगा। ठीक? तो ये आपने देखा कि किस तरह से एन्समिंजर महोदय ने बताया। अब थोड़ा-सा अगर हम समझें कि शिक्षण विधियों का अर्थ क्या होता है? ये शिक्षण विधियाँ क्या हैं? तो शिक्षण विधियाँ वे साधन हैं जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है जिससे प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच संचार संभव हो पाता है या संभव हो जाता है। अर्थात प्रसार कार्यकर्ता शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली तरीके से प्रारंभ करता है तथा शिक्षार्थी में सीखने के प्रति ललक पैदा करता है। मतलब यहाँ पर शिक्षण विधियाँ उस साधन को माना गया है जिसमें जो शिक्षार्थी है वो चीज़ों को सीख पाता है, प्रभावित होता है। ठीक? उसमें ललक पैदा होती है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियाँ शैक्षणिक तकनीकी अथवा उपकरण हैं जिससे लोगों के बीच संपर्क स्थापित हो पाता है तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो पाती हैं कि जो शिक्षार्थी और शिक्षक हैं यानी कि जो प्रसार कार्यकर्ता हैं और जो सीखने वाले हैं उनके बीच में संचार हो पाता है। अगर व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा। अब कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोलकर ही अपनी बात को बताएँ। जब आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, संचार का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से लोग शाब्दिक संचार करते हैं, अशाब्दिक संचार करते हैं, सांकेतिक संचार करते हैं। संचार कई प्रकार से होते हैं। अच्छा ये बताइए जैसे आप किसी की बुराई कर रहे हों और आप जिसकी बुराई कर रहे हों और वो आपके पीछे खड़ा हो
और सामने वाला भी उसकी बुराई सुन रहा हो। अब वो मुँह से तो नहीं बोल सकता है, क्या करे? तो वो क्या करेगा, आपके कंधे पर या आपके हाथ को थोड़ा तेज़ी से पकड़ लेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे हमें रुकने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आएगा ना? तो ये भी तो आपका एक कम्युनिकेशन हुआ। आपको हमने पूछा कि आपको क्लास लेनी है, हालाँकि आप यहाँ सांकेतिक तौर पर हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कोरिलेट कीजिएगा। मान लीजिए हम लोग ऑफ़लाइन मिलते हैं। अगर वहाँ हमने पूछा कि आपने आज तैयार किया है? तो आप सर हिला देंगे नहीं के लिए। तो हम समझ जाएँगे आप कह रहे हैं नहीं, कम्युनिकेशन होगा। होगा ना? अगर हम इशारे से, आँखों से भी बात करते हैं, इशारे ही इशारे में हम बातें कर लेते हैं, ये भी कम्युनिकेशन होता है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये हमने देख लिया, कल से ही हम देख रहे हैं शिक्षण विधियाँ, शिक्षण पद्धतियाँ, क्या है ये शिक्षण विधियाँ? इनका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे? थोड़ा-सा हम उसके बारे में समझते हैं। जो हमारा प्रसार शिक्षण है, प्रसार शिक्षण के निमित्त जो प्रसार शिक्षा शास्त्री हैं, उनके द्वारा अनेक पद्धतियों को विकसित किया गया है। ये जो हमारा प्रसार शिक्षण है, प्रणाली में लचीलापन इस बात को दर्शाता है कि प्रसार कार्य कठोर नियमबद्धता पर नहीं चल सकता है। क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता को तमाम परिस्थितियों और लोगों के साथ काम करना होता है। जिस तरह से 2 व्यक्ति के बौद्धिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक ये सभी स्तरों पर अंतर देखने को मिलता है, उसी तरह से भौगोलिक, पर्यावरणीय, यातायात सुविधाएँ, संचार माध्यम, इन सब की उपलब्धता हर जगह एक समान सी नहीं होती है। तो जब प्रसार शिक्षण को एक ही शिक्षण पद्धति का व्यवहार है, हर स्थिति में नहीं उपयोग कर सकता है। उसके लिए आपको अलग-अलग पद्धतियों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं पर कम जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या मतलब हम कह सकते हैं कम लोग हैं, आपको एक व्यक्ति से बात करना है, 4 व्यक्तियों से बात करना है, एक विराट जनसमूह से बात करना है, तो उन सब के लिए आपके पास जो पद्धतियाँ हैं वो अलग-अलग होनी चाहिए। कि जैसे आप किसी से टेलीफ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो ये समूह में बात कर सकते हैं, जनसंपर्क में कर सकते हैं? नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पर आप बात कर सकते हैं। तो वही हमें देखना है कि हम किस तरह से प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे एक प्रसार शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने हमारे जो प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ हैं, उसको कुछ प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। जैसे जैसे शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, हालाँकि ये आपको प्रयोग के आधार पर भी देखने को मिल जाएगा। इसी को आप चाहे प्रयोग के आधार पर कहिए और चाहे इसी को आप संख्या के आधार पर कहिए। फिर अगला है आपका स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर। हम देखेंगे कि जो प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ हैं, स्वरूप और प्रकृति के आधार पर क्या हैं। फिर हम कार्य के आधार पर इनका विभाजन करेंगे, सीखने के उद्देश्य के आधार पर इनका विभाजन करेंगे, नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण करेंगे। ग्रहण करने वाले के आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण करेंगे। ये सारे के सारे ये आपको टॉपिक मिलेंगे, चाहे नवाचार हो, चाहे आपका ये नवाचार में ही आपका ग्रहणकर्ता, स्वीकारकर्ता आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो हमने आज वर्गीकरण लिया है, ये मैंने डायरेक्ट आपके बुक से ही ले लिया है। क्योंकि बुक में जो आपका है उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ मिल जाएगा और थोड़ा-सा वहाँ एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है, तो चीज़ें और भी आसानी से आपको समझ में आएँगी। हालाँकि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप जाकर देख सकते हैं जो हमने
इससे पहले जो हमारा प्रसार शिक्षा हुआ था, उसमें हमने ये रिटन फॉर्म में ही लिया था, यानी कि हमने खुद से ही पीपीटी तैयार किया था, उसमें हमने लिखा था। लेकिन जो आज का हमने तैयार किया है, ये आपके डायरेक्ट आपके बुक से ही लिया है। मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक? तो आप इसे समझिएगा और हो सके तो इसी तरह से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो बाद में ये बिल्कुल सी खिचड़ी सी बन जाएगी, ठीक? तो इसीलिए अगर आप तकलीफ़ ना हो आपको तो बस यही 7 पॉइंट मिलेंगे आपको। इन्हीं सातों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस तरह से चार्ट यहाँ पर आपको बना बनाया मिलेगा, ठीक? मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है चार्ट चार्ट बनाने में, तो मैं इसीलिए चार्ट नहीं बनाई हूँ, बल्कि आपके बुक से ही सीधे यहाँ पर लगा दी हूँ। तो उम्मीद है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, दिखने में भी आपको प्रॉपर चीज़ें दिखेंगी, ठीक? चलिए हम सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं किसका? संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर हम देखेंगे कि जो हमारी प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका आ जाता है, जो कि है आपका, थोड़ा-सा अगर मैं ज़ूम कर दूँ तो शायद आपको बेहतर दिख पाएगा, ठीक? ये कटेगा तो नहीं शायद आपका। आई होप आपको चीज़ें सही से दिख रही होंगी, ठीक? नहीं तो थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेते हैं हम इसको, अदरवाइज़ आपको दिखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक? ये आप आसानी से अब इसे देख सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक आपका होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या होता है? अ, ये आपका व्यक्तिगत संपर्क, ठीक? व्यक्तिगत संपर्क मतलब जब आप किसी एक व्यक्ति से मिलकर बात करते हैं। एक व्यक्ति के लिए आप कौन-सी शिक्षण पद्धति का उपयोग करेंगे, ये चीज़ इसमें बताया गया है। दूसरा है आपका समूह संपर्क, यानी कि जब आप एक ग्रुप में जाते हैं कोई चीज़ सिखाने के लिए, तो आप किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला है आपका व्यापक जनसंपर्क, यानी कि मास कॉन्टैक्ट होता है। तो मास कॉन्टैक्ट में आप क्या करते हैं कि जब आप एक बहुत बड़े समुदाय से मिलते हैं या बहुत बड़ी जनसंख्या से मिलते हैं, तो आपको वहाँ पर किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, बस वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। आपको आज सिर्फ नाम देख लेना है, बाकी हम इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि कौन क्या होता है, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता में हम क्या बात करते हैं, सामूहिक चर्चा में किस तरह से बात करते हैं, जो भी है आपका। जैसे बाकी आपका ये परिपत्र क्या है, सूचना पत्र क्या है, आपका इसी में पोस्टर आएगा, चार्ट आएगा, हम सब के बारे में एक-एक करके बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम नाम देखते चलेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये हमारा व्यक्तिगत वार्ता आता है, इसमें कौन-कौन से विधियाँ आती हैं। अगर आपको व्यक्तिगत वार्ता करना है, तो आप फ़ार्म या घर पर जाकर भेंट करेंगे। कहाँ पर? फ़ार्म या फिर घर पर जाकर भेंट करेंगे। दूसरा, कार्यालय में जाकर मिलना। कार्यालय में आप एक व्यक्ति से मिल सकते हैं। टेलीफ़ोन वार्ता, आप टेलीफ़ोन से बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र, आप व्यक्तिगत पत्र लिखकर अपने जो भी बातें हैं उसको कर सकते हैं। अगला है आपका परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन, ये जो आपका परिणाम प्रदर्शन होता है, ये इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन अगर आप अभी इसी में देखेंगे, परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन, ये 2 प्रदर्शन होते हैं। तो जो विधि प्रदर्शन होता है, ये सिर्फ़ आपके एक एक व्यक्ति के लिए आप विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका व्यक्तिगत संपर्क में क्या-क्या आ रहा था? व्यक्तिगत संपर्क में आपका आ रहा था फ़ार्म तथा घर पर भेंट, कार्यालय पर मिलना, टेलीफ़ोन वार्ता, व्यक्तिगत पत्र और लास्ट है आपका परिणाम प्रदर्शन। तो ये आपके व्यक्तिगत मेथड मेथड थे।
अगर हम बात करें कि आपको अगर यहाँ पर देखना है किसको, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो दूसरा आपका आता है समूह, सामूहिक संपर्क। अगर आपको एक समूह में संपर्क करना है तो उसमें क्या-क्या आएगा? उसमें आपका आएगा प्रणाली प्रदर्शन, व्याख्या, सभा, समूह चर्चा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भ्रमण आ सकता है, परिणाम प्रदर्शन, सभा आ सकता है, सम्मेलन या फिर दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक, ये आपने समूह की बात की। एक और बात, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि हमने जो चीज़ इसमें देखी वो चीज़ दूसरे में नहीं देखेंगे। जी नहीं, आप देखेंगे। जो चीज़ आपने इसमें देखी है दूसरे में भी आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत स्वाभाविक बात है। ठीक? अगला जो हमारा है कि अगर हमें विराट जनसंपर्क में संपर्क करना हुआ, यानी कि व्यापक जनसंपर्क करना हुआ, तो उसके लिए हम छपित या फिर मुद्रित सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका समाचार पत्र हो गया, पत्रिका हो गया, सूचना पत्र हो गया, परिपत्र हो गया, विज्ञप्ति हो गई। ठीक? साथ ही साथ आप चार्ट और पोस्टर का प्रयोग करेंगे इसमें। प्रदर्शित सामग्री का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ दृश्य श्रव्य साधन का भी आप प्रयोग करेंगे। तो ये सारे आपके प्रयोग के विधि होते हैं, किसमें? प्रयोग के विधि होते हैं जब आपको व्यक्तियों को, अगर आप चाहे इसे संख्या के आधार पर कहिए या फिर प्रयोग के आधार पर कहिए। संख्या का मतलब वही, आपका 1 लोग हैं तो हमने व्यक्तिगत कहा, 4-6 लोग 50 लोग हैं तो हमने उसको समूह कहा, और जब एक बहुत बड़ी जनसंख्या है तो हमने उसको विराट जनसंपर्क कहा। अब जैसे अगर कोई महामारी से बचाव करना है या कोई बीमारी से बचाव करना है, तो हम क्या किसी एक व्यक्ति को जाकर बताएँगे? ये महामारी और आपके किसी बड़ी बीमारी का मतलब ही है कि ये काफ़ी लोगों में फैला है। तो इसके लिए हमें विराट जनसंपर्क का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि हम पम्पलेट वगैरह दे सकते हैं, छपित मुद्रित सामग्री दे सकते हैं, पोस्टर बड़े-बड़े लगवा सकते हैं, चार्ट के माध्यम से लोगों को सूचनाएँ दे सकते हैं, और सबसे अच्छा कि हम रेडियो वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक? तो ये हमारे मेथड होते हैं कि जब हमें संख्या के आधार पर प्रयोग करना हो। अब अगर इसी के आगे हम दूसरा बात करें कि स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर कौन-कौन से होते हैं? अगर हम बात करें कि स्वरूप और प्रकृति के आधार पर, तो प्रसार शिक्षण का स्वरूप लिखित, उच्चारित या फिर जो हमारे चक्षु संपर्क होते हैं वो हो सकते हैं। इसी के आधार पर जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं या फिर ये जो हमारे प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ हैं, हमने इनका वर्गीकरण कर दिया है। अब इसके वर्गीकरण में क्या-क्या आता है, ज़रा हम उसको देख लेते हैं। ये आता है आपका प्रसार शिक्षण के यानी कि स्वरूप या फिर प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम यहाँ पर इस वर्गीकरण की बात करें, तो जो स्वरूप और या फिर प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण होगा वो 3 तरह से होगा। कौन-सा? एक आपका लिखित रिटन होगा, दूसरा आपका स्पोकन मौखिक या जिसे हम उच्चारित कहते हैं वो होगा, तीसरा आपका होगा चक्षु यानी कि विज़ुअल, जो हम आँखों से देख सकते हैं। अब लिखित में आपका क्या-क्या आता है? यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मौखिक का उदाहरण है? कौन-सा आपका लिखित का है? कौन-सा चक्षु संपर्क का है? तो ये थोड़ा-सा आपको देखना होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो लिखित, सबसे पहले हम लिखित और उसके बाद हम बात करेंगे उच्चारित और चक्षु की। लिखित में आपका 3 ध्यान रखना है। लिखित में वही आपकी छपित मुद्रा यानी कि छपित मुद्रित, जो अभी आपने विराट जनसंपर्क के लिए देखा था। क्या? समाचार पत्र, पत्रिका, परिपत्र, सूचना पत्र, विज्ञप्ति, ये सारी चीज़ें। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि समाचार क्या है, समाचार पत्र क्या है, परिपत्र क्या है। परेशान मत होइएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने भी पिछली बार
एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा होगा, मतलब कि जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, अगर उनमें से कोई होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अभी आप सिर्फ़ नाम पढ़ते चलिए, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। सबसे पहले तो हमें यही ज़रूरी है ना कि हम नाम तो देखें कि कौन-कौन से आते हैं। तो लिखित में आपने इनकी बात की, फिर या फिर जो आप किसी को व्यक्तिगत पत्र भेजते हैं, वो भी तो लिखित में आता है, या फिर अगर आप कोई चार्ट का प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपका लिखित में ही आता है, ठीक? अब अगर हम आगे बात करें, तो लगे हाथ हम चक्षु संपर्क के बारे में भी या चक्षु के बारे में, विज़ुअल के बारे में भी देख लेते हैं, देन हम मौखिक की बात करेंगे। तो अगर आप विज़ुअल की बात करते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, तो उसमें आपका प्रदर्शनी आती है। प्रदर्शनी क्या है? आगे देखेंगे हम। प्रदर्शनी के माध्यम से आप क्या करते हैं, हमने जो प्रसार शिक्षण पद्धति है उसका वर्गीकरण किया है कि किस तरह से प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शनी विधि को अपनाकर हम लोगों को सिखा सकते हैं। अगला है आपका पोस्टर, चार्ट, छायाचित्र या फिर प्रणाली प्रदर्शन आपका आ जाता है, परिणाम प्रदर्शन आ जाता है, चलचित्र हो गए, टेलीविज़न हो गया, वीडियो हो गया, स्लाइड्स हो गए आपके, नाटक हो गए यानी कि जो ड्रामा करते हैं, ये कठपुतली। इतने चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं विज़ुअल में। अगर वहीं हम बात करें अपने तीसरे की, जो कि है उच्चारित या फिर मौखिक। तो ये जो मौखिक होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है? तो जैसे सभा हो गया, अधिवेशन हो गए, सम्मेलन हो गए, किसी से आप फ़ॉर्म पर भेंट कर रहे हैं, घर पर भेंट कर रहे हैं, आप ग्रुप में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, आप लेक्चर ले रहे हैं, कार्यालय में जाकर भेंट कर रहे हैं, तो ये आपका मौखिक होता है। मतलब जो आप बातें कह रहे हैं, वो व्यक्ति सामने से सुन रहा है। और जब अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें जैसे आपका रेडियो आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, रिकॉर्ड आ गया, श्रव्य कैसेट आ गई, टेलीफ़ोन वार्ता आ गया। इसमें कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है, वो सामने वाले व्यक्ति को देख नहीं पाता है, तो ये आपका इनडायरेक्ट में आता है, ठीक? अब आपने स्वरूप के आधार पर देख लिया कि किस तरह से स्वरूप के आधार पर आपने वर्गीकरण किया है प्रसार शिक्षण पद्धति का। अब इसी के आगे हम बात करेंगे, जो हमारा अगला मेथड है, वो है कार्य के आधार पर वर्गीकरण। किस तरह से हम कार्य के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, ज़रा हम इस पर बात करते हैं। अगर हम बात करें कि कार्य के आधार पर, तो प्रसार शिक्षण में कार्य संपादन करते हुए भी ये जो हमारी प्रसार शिक्षण पद्धति है, इसका वर्गीकरण करते हैं। ज़रा एक बार बताइए कि आप कार्य संपादन करते हुए व्यक्ति की प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है, जिसे आपने परसों की क्लास में देखा था, परसों मतलब मंडे को आपने देखा था कि व्यक्ति की प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है, देखकर, सुनकर, वार्ता द्वारा। तो कार्य संपादन करते हुए व्यक्ति कितना प्रतिधारण करता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम करते हैं अपने कार्य के अनुसार वर्गीकरण। अगर हम कार्य के अनुसार वर्गीकरण करें, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है, इसमें भी 3 हैं। आप अभी तक आपने जो भी देखा सिर्फ़ 3-3 देखा। आगे आपको और भी मिलेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कार्य के अनुसार पर आप बता कर सकते हैं, दिखा कर सकते हैं और करके भी दिखा सकते हैं। तो अगर हम कहें कि बात करके आप कैसे सिखाएँगे, क्या हो सकता है? तो बात करने वाले मेथड में आपका आएगा, क्या आएगा? फ़ॉर्म तथा घर पर भेंट करना। यानी कि आप फ़ॉर्म या घर पर भेंट कर सकते हैं। व्याख्या के द्वारा आप बता सकते हैं, सभा या सम्मेलन के द्वारा आप बता सकते हैं। उसके बाद आप इसी में श्रवण कैसेट लगा सकते हैं या फिर कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको सुना सकते हैं। तो ये इतनी विधियाँ आप बता कर सकते हैं, ठीक? अगर दूसरी विधि की हम चर्चा करें जो कि दिखाकर है, तो दिखाने वाले में आप क्या करेंगे? दिखाने वाली विधि में आप प्रणाली प्रदर्शन करेंगे,
आप परिणाम प्रदर्शन कर सकते हैं, आप प्रदर्शनी लगवा सकते हैं, भ्रमण करवा सकते हैं। भ्रमण में भी व्यक्ति जाकर चीज़ों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को। अगला है छपित या फिर मुद्रित सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी दिखता है, मतलब जो चीज़ें व्यक्ति देख सकता है। चित्र या फिर पोस्टर, चार्ट हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हैं। चलचित्र, स्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर टेलीविज़न कार्यक्रम या वीडियो वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें विज़ुअल होती हैं। और अगर हम तीसरे मेथड की बात करें तो वो है आपका करके सीखना। करके इसमें जो करके सीखना है मतलब व्यक्ति करेगा तब सीखेगा। जैसे जैसे प्रदर्शन, व्यावहारिक शिक्षण, काम करते हुए प्रशिक्षण। जैसे आप जो हमने कई बार उदाहरण लिया है आम के अचार का, तो अगर ग्रामीण महिलाओं के साथ में आप अचार बना रही हैं और उनको बनाते-बनाते सिखा रही हैं, तो वो भी आपके बगल में बना रही हैं, तो वो कार्य करते हुए सीख रही हैं। नियंत्रित अनुभव और कार्य प्रदर्शन, ये सारी विधियाँ होती हैं करके सीखने की। ठीक? तो आपने जो हमारा कार्यानुसार वर्गीकरण था उसमें 3 देखा, बताकर, दिखाकर और करके। अगली जो हमारी पद्धति है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें आपका आता है क्या आता है? इसमें आपका आ जाता है प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर। प्रसार शिक्षण के चरण कौन-कौन से पढ़े थे? तो 8 चरण आपने पढ़े थे। उन्हीं 8 चरणों के आधार पर आज हम देखेंगे प्रसार शिक्षण का वर्गीकरण, प्रसार शिक्षण पद्धति का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इन्हीं 8 चरणों की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका थोड़ा-सा ज़ूम करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें अब दिख रही होंगी। ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं प्रसार शिक्षण के चरणों की, तो प्रसार शिक्षण के चरण आपको पता है 8 थे। इन्हीं 8 में आपको ये देखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे ध्यान आकर्षण की। ध्यान आकर्षण में आप क्या-क्या उपयोग कर सकते हैं? तो ध्यान आकर्षण के लिए आप चित्र, पोस्टर, चार्ट इनका प्रयोग कर सकते हैं। छपित सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रदर्शित सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य जन संपर्क साधन का प्रयोग कर सकते हैं, मेला वगैरह लगवा सकते हैं। ठीक। अगर हम दूसरा देखें, ये तो ध्यान आकर्षण था। दूसरा हमारा है खा वाला। खा यानी कि दूसरा आपको याद हो तो इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट के लिए आप जैसे सभा या सम्मेलन हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, आप भ्रमण करवा सकते हैं, छपित सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं या फिर दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। अभिरुचि के बाद आपका आता है अभिरुचि के बाद आता है आपका आकांक्षा। आकांक्षा में क्या होता है? आकांक्षा में होता है आपका परिणाम प्रदर्शन, सभा, परिपत्र, स्थानीय नेतृत्व और प्रदर्शनी। तो ये इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी किसमें? आकांक्षा में। आकांक्षा के बाद आपका आ जाता है विश्वास, कन्विक्शन। कन्विक्शन में क्या है? कन्विक्शन के लिए आप परिणाम प्रदर्शन करेंगे, सचित्र समाचार, छपित सामग्री, दृश्य साधन, व्यक्तिगत भेंट। ठीक। विश्वास दिलाने के लिए आप इतने चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये विजुअल कम हो रहा होगा तो आप फ़ोन को अपने इस तरह से रखिएगा, ना कि इस तरह से, ठीक? और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको दिख रही होंगी, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जाकर देखेंगे जो हमारी इससे पहली प्रसार शिक्षा की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको हैंड रिटन दिया है, यानी हैंड रिटन नहीं, इसी तरह से मैंने पीपीटी बनाया है, ये आपका पेज वहाँ पर ऐड नहीं है। लेकिन ये मुझे बेहतर लग रहा था इसीलिए मैंने इसको लगाया है। अब हम बात करते हैं कन्विक्शन हो गया हमारा, उसके बाद हमारा आता है नॉलेज यानी कि जानकारी। तो जानकारी में आप किस-किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? एक आपका आता है छपित सामग्री, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, प्रणाली मेथड, परिणाम प्रदर्शन, सभा सम्मेलन, प्रदर्शनी या फिर परिचर्चा वार्तालाप।
ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं जानकारी में। तीसरा आपका यानी कि जो आपका छठा है वो है आपका क्रिया, एक्शन, जो कि दूसरा ए है। प्रसार शिक्षा के चरणों में दूसरा ए है, क्या है? क्रिया। प्रणाली प्रदर्शन होता है, प्रणाली दर्शन आपका आता है व्यक्तिगत संपर्क, फॉर्म या फिर घर पर भेंट, वार्ता आपका आता है, अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से विमर्श आता है, परिणाम प्रदर्शन आता है या फिर परिणाम विश्लेषण आता है। ठीक? अगली बात करेंगे आप जो हमारा संतुष्टि है, सैटिस्फैक्शन है, इसमें आपका व्यक्तिगत संपर्क आएगा, कार्य क्षेत्र भ्रमण आएगा, समाचार आएगा, वृत्तांत आएगा या और साथ ही साथ आपका परिणाम प्रदर्शन भी आएगा। अगला है और इसमें का लास्ट है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन तो इसमें व्यक्तिगत संपर्क है, फॉर्म या घर पर भेंट है, सामूहिक चर्चा है और विशेषज्ञों से परामर्श। ये कहानी आपने देखी भले ही, लेकिन आपको यही प्रसार शिक्षा के चरणों को ध्यान रखना है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वर्गीकरण हमने पद्धतियों का किया है वो प्रसार शिक्षा के चरणों के आधार पर भी किया है। आगे अगर हम बात करें तो आ जाता है आपका सीखने के उद्देश्य के आधार पर। सीखने के उद्देश्य के आधार पर आप किस तरह से वर्गीकरण करेंगे, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। तो सीखने के आधार पर भी हमने 3 प्रकार का वर्गीकरण किया है। अब सीखने के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण कौन-कौन सा है? तो एक तो आपका है ज्ञान, दूसरा है आपका कार्य दक्षता और तीसरा है आपका मनोवृत्ति। अगर आपको याद हो तो प्रसार शिक्षा इन्हीं तीनों चीज़ों में परिवर्तन कर रहा था। किसमें? ज्ञान में, दक्षता यानी कि जो कौशल है, कौशल में और लोगों की मनोवृत्ति में। इन्हीं 3 चीज़ों में परिवर्तन कर रहा था। अगर हम ज्ञान की बात करें तो इसके लिए संपर्क, भ्रमण, व्याख्या, नियंत्रित चर्चा और वैयक्तिक अध्ययन होगा। ठीक? केस स्टडी। आप ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्य दक्षता की बात करें तो कार्य दक्षता में प्रदर्शन, वैयक्तिक अध्ययन, देख रेख में अभ्यास और चौथा है आपका फॉर्म तथा घर पर भेंट। मुझे पता है ये आपको आज बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक? अगला है मनोवृत्ति में परिवर्तन, यानी कि मनोवृत्ति है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रदर्शन, श्रव्य दृश्य साधन और विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, ये आपका आ जाता है मनोवृत्ति में परिवर्तन, यानी कि सीखने के आधार पर वर्गीकरण। सीखने के आधार पर कितने प्रकार का वर्गीकरण है? तो वो है आपका 3 प्रकार का वर्गीकरण। ठीक? अगला है नवाचार प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम बात करें नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, वो कौन-कौन सा है? तो ये थोड़ा सा आपका लंबा है, ये 4 प्रकार का है। एक है आपका जानकारी, दूसरा है आपका मूल्यांकन, तीसरा है आपका निर्णय और चौथा है आपका एक्शन, यानी कि नॉलेज, इवैल्यूएशन, डिस्कशन और एक्शन। नवाचार में जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जानकारी के लिए हम करेंगे, उनको छपित सामग्री देंगे। छपित सामग्री दे सकते हैं, श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग करेंगे, व्यक्तिगत सामूहिक संपर्क करेंगे, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, परिपत्र देंगे, जनसंपर्क करेंगे। ठीक? अगर वहीं हम मूल्यांकन में बात करें, मूल्यांकन में क्या होगा? तो सभा या सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रणाली परिणाम प्रदर्शन, छपित माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम। निर्णय प्रक्रिया में आप परिणाम प्रदर्शन ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत या फिर सामूहिक संपर्क ध्यान रखिएगा, फॉर्म तथा घर पर भेंट ध्यान रखेंगे और कार्यालय में भेंट ध्यान रखेंगे। चौथा है आपका क्रिया के आधार पर। क्रिया में आपका क्या आएगा? तो इसमें आप 3 आएगा, एक परिणाम प्रदर्शन, व्यक्तिगत भेंट और स्थानीय नेता से संपर्क। ये आपका था नवाचार के आधार पर।
अब अगली चर्चा जो होगी हमारी वो लास्ट वर्गीकरण है आपका। लास्ट वर्गीकरण जो है आपका ये है ग्रहण करने वाले की श्रेणी के आधार पर। ये जो आप ग्रहणकर्ता देख रहे हैं ये नवाचार में ही आप पढ़ेंगे। तो ग्रहणकर्ता के आधार पर क्या है आपका? आई थिंक आपका ये स्लाइड छूट गया है, तो मुझे इसे वापस लगाना पड़ेगा। इसके लिए अलग से मैंने लिखा भी नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, अब कल तो आपका क्लास ऑफ रहेगा। नेक्स्ट डे जब हम बात करेंगे तो ग्रहणकर्ता के आधार पर करेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको इसे टेलीग्राम पर भेज दूँगी। ये जो आपका ग्रहणकर्ता के आधार पर है, मैं इसे टेलीग्राम पर भेज दूँगी। अदरवाइज़ आप बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं निकालती हूँ, ठीक? हाँ, मैंने इसको भी रखा था। ये रहा आपका ग्रहणकर्ता के आधार पर। तो ग्रहणकर्ता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, एक होते हैं आपके शीघ्र ग्रहणकर्ता, एक होते हैं आपके विलंबकारी ग्रहणकर्ता और एक होते हैं आपके अतिकालिक ग्रहणकर्ता जिसे हम लैगार्ड कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति चीज़ों को सबसे लास्ट में ग्रहण करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लैगार्ड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है लास्ट ईयर। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं ग्रहणकर्ता के, जो हमारे अर्ली अडॉप्टर हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सामूहिक जनसंपर्क। सामूहिक जनसंपर्क में दूसरा है आप कार्यालय में भेंट कर सकते हैं, तीसरा है फार्म तथा घर पर आप भेंट कर सकते हैं, चौथा है आप प्रदर्शन के माध्यम से बात कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, या फिर सफल ये सभा या फिर सम्मेलन के द्वारा आप लोगों को समझा सकते हैं। जो मतलब ग्रहण करने वाले होंगे, जो शीघ्र ग्रहण करने वाले होंगे, चाहे वो आप उनसे समूह संपर्क कर लें या उनसे जनसंपर्क कर लें या उनके कार्यालय पर भेंट कर लें या फार्म या घर पर जाकर भेंट कर लें, उनको प्रदर्शन के माध्यम से दिखाएँ या फिर सभा सम्मेलन करें। अगर उन्हें चीज़ों को ग्रहण करना है तो वो इस पद्धति से ही ग्रहण कर लेंगे। एक होते हैं हमारे विलंबकारी ग्रहणकर्ता, यानी कि जब ज़्यादातर लोग कर लेते हैं तब वो सोचते हैं कि लाओ अब हम भी करें, ठीक? तो ये विलंबकारी होते हैं। इनके लिए कैसी किन पद्धतियों का उपयोग करना होता है? तो इनके लिए आप व्यक्तिगत संपर्क चाहिए। भैया चलिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, फिर वो अपनाते हैं। परिणाम प्रदर्शन, उनके सामने आप परिणाम रिज़ल्ट लाकर रखिए, तब वो विश्वास करेंगे, तब वो चीज़ों को ग्रहण करेंगे। जनसंपर्क, यानी कि जब बहुत सारे लोगों से आप संपर्क करेंगे, बहुत सारे लोग चीज़ों को अपनाएँगे, तब इनका भेजा भी खुलेगा, ये कहेंगे हमें भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए, तो जनसंपर्क इनके लिए उपयोगी होगा। भ्रमण, भ्रमण के माध्यम से भी इनके दिमाग में घुसेगा, लेकिन जो एक अर्ली अडॉप्टर होता है, वो बहुत उसके मन में क्या सोचता है कि जैसे ही चीज़ें नई-नई मार्केट में आई हैं, मुझे ग्रहण करना चाहिए, मुझे आज़माना चाहिए। आपने देखा होगा, ये चीज़ बहुत देखा होगा कि जैसे मार्केट में कोई नई चीज़ आई, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि मार्केट में नया आया है, आज मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। वहीं कुछ लोग होते हैं कि हाँ, मतलब ये इतने दिन तक टिका है, इसका मतलब ये सही है, हमें भी उपयोग करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब देखेंगे देश दुनिया अपना चुकी है, कहेंगे लाओ अब हम भी चलते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, वही हाल होता है। तो इनके लिए, जैसे जो विलंबकारी हैं, इनके लिए आपको व्यक्तिगत संपर्क करना होगा, इनके लिए परिणाम प्रदर्शन करना होगा, जनसंपर्क करना होगा, भ्रमण करना होगा या फिर खेतों पर इनसे जाकर भेंट करना होगा, इंडिविजुअल इनसे मिलना होगा, समझाना होगा, तब जाकर ये चीज़ों को समझेंगे। अगला है आपका अतिकालिक ग्रहणकर्ता, यानी कि जो लैगार्ड हैं, जो सबसे बाद में ग्रहण करते हैं, ठीक? तो इनके लिए स्थानीय नेता, अगर इनको किसी चीज़ को समझाना है, तो इसके लिए जो स्थानीय नेता हैं, जैसे जो आपके गाँव के मुखिया होते हैं, उनको हम स्थानीय नेता कहते हैं। तो जैसे आप गए गाँव में, तो आप
कहीं भी देखिए, अगर आप गाँव में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है, तो वो सीधे आकर आपको चीज़ें नहीं बताने लगता है। वो जाता है, आपके गाँव के मुखिया से बात करता है, उनको भी साथ में लेता है, तब जाता है वो चीज़ों को समझाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहीं जब कोई घर का व्यक्ति होता है, कैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो उसे अगर कोई बाहर से आया है, कोई चीज़ देता है, तो बच्चा नहीं लेगा। लेकिन वहीं अगर घर का कोई व्यक्ति खड़ा है और इशारा कर दिया, "ले लो बेटा", तो बेटा तुरंत ले लेगा। तो वही हाल, सेम वही चीज़ समझिएगा कि इनके साथ भी होता है, लेगार्डो के साथ भी, कि जब गाँव का कोई स्थानीय नेता है, वो चीज़ों को बताएगा, कहेगा, "हाँ, ये चीज़ अच्छी है, ले लेना चाहिए", तब ये लेंगे। बाकी सब ले चुके हैं, तब हम भी लेंगे। भ्रमण के द्वारा या फिर मैत्री संबंध, मित्रता संबंध के द्वारा ये लेते हैं। तो ये ग्रहणकर्ता के आधार पर आपने देखा कि किन-किन पद्धतियों का हम प्रयोग कैसे-कैसे लोगों के लिए कर सकते हैं। कोई अगर शीघ्र कार्य करता है, शीघ्र ग्रहण करता है, तो क्या उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। कोई अगर विलंबकारी है, तो उसके लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। कोई अगर आपका लैगार्ड है, तो उसके लिए हम कैसे, किस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आपने देखा कि सीखने वाले की उद्देश्यों के अनुसार पर आपने वर्गीकरण किया, नवाचार के आधार पर आपने वर्गीकरण किया, आपने प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर भी वर्गीकरण किया, साथ ही साथ आपने कार्य के अनुसार वर्गीकरण किया। आपने प्रयोग के आधार पर या फिर संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया और आपने स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया। तो ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने नाम देखे हैं कि कौन-कौन से नाम हैं। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं कि क्या, जैसे कि व्यक्तिगत संपर्क क्या है, सामूहिक संपर्क क्या है, विराट जनसंपर्क क्या है। फिर इसमें पोस्टर क्या है, चार्ट क्या है, प्रदर्शन क्या है, दृश्य सामग्री क्या है, श्रव्य सामग्री क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, नाटक क्या है, परिपत्र क्या है, चार्ट क्या है, सूचना क्या है, समाचार पत्र क्या है। इन सभी के बारे में सभा, सम्मेलन, सामूहिक चर्चा, ये सारी चीज़ें आप एक-एक करके पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी अगले 3-4 दिन तक आप यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रसार शिक्षण की जो पद्धतियाँ हैं। अब सबसे पहले हम प्रसार शिक्षण की पद्धतियों को समाप्त करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। आपको पता है कि ये जो हमारा प्रदर्शन है, ये भी 2 प्रकार का होता है, विधि प्रदर्शन, प्रमाण परिणाम प्रदर्शन। इसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, समझना है चीज़ों को। सामूहिक चर्चा क्या है, हम इसको देखेंगे। समूह चर्चा का आयोजन देखेंगे, किस तरह से होता है, अभियान क्या होता है, सभा क्या होती है, सम्मेलन क्या होता है, परिपत्र क्या है, लघु पत्रिका क्या है और सामूहिक कार्य क्या हैं आपके, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो अभी आपने ये वर्गीकरण देखा है, इन सब के बारे में हमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको अभी कितना पढ़ना है, ठीक? क्योंकि यहाँ सबसे आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। कल है आपका स्वतंत्रता दिवस, कल है हमारा 15 अगस्त, तो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको, अग्रिम-अग्रिम बधाई आप सभी को। कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी, कल जो हमारा पठन-पाठन का कार्य है, वो बंद रहेगा। परसों यानी कि फ्राइडे को यथा समय जैसे हमारी क्लास चलती है वैसे चलेगी। तो कल हम अपनी क्लास को ऑफ रखेंगे। कल है आपका स्वतंत्रता दिवस, आप सभी जाइएगा, तिरंगे को फहराइएगा, लड्डू खाइएगा और हमारे लिए भी भेज दीजिएगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आई थिंक आज की क्लास आपको बोरिंग लगी है, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी नहीं, बस हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।